जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का क्लास लेकर के आए हुए हैं और साइंस में बायोलॉजी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बायोलॉजी टॉपिक से मानव शरीर तंत्र के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानव शरीर तंत्र में आज दोस्तों हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे और पाचन तंत्र में आपको काफी कुछ मैं आज सिखाऊंगा कि पूरा पाचन तंत्र को एक विस्तार में आज इस वीडियो में आप पूरा समझ लेंगे। आपको पाचन तंत्र में फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाचन तंत्र में किस प्रकार से भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, 5 चरणों में भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमसे भोज्य पदार्थों का चरण क्या है इसको आप अरेंज करिए और दे देता है कि पूरा ऑप्शन देता है। भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण होता है, उसके बाद दोस्तों पाचन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद दोस्तों अवशोषण हो जाता है, उसके बाद दोस्तों स्वांगीकरण होता है भोज्य पदार्थों का, और उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट में भोज्य पदार्थों का जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसका दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से उत्सर्जन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पाचन तंत्र का पूरा चरण है। और पाचन तंत्र में जो आहार नाल होती है वो कितनी फीट लंबी होती है, कितनी मीटर की होती है दोस्तों? देखिए, आहार नाल जो होती है दोस्तों 32 से 33 फीट लंबी होती है। हमारे शरीर में आहार नाल दोस्तों 32 से 33 फीट लंबी होती है। 30% भोजन का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के निकलते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। दोस्तों पॉलीसैकेराइड का टायलिन एंजाइम मुख में निकलता है और वह पॉलीसैकेराइड का पाचन मुख में कर देता है और टायलिन एंजाइम से स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों टायलिन एंजाइम मुख में निकल के पॉलीसैकेराइड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख में हो जाता है। इसके बाद दोस्तों भोजन ग्रसनी में जाता है, जहां कान, मुंह और नाक तीनों का रास्ता मिलता है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है और फिर भोजन सड़क करके ग्रास नाल में जाता है। ग्रास नाल 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ एक श्लेष में निकलता है जो कि ग्रास नाल को चिकनाहट प्रदान करता है और ये ग्रास नाल में क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद भोजन सड़क करके हमारे पेट में जाता है और पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। वहां जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस एंजाइम पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन का परिवर्तन कर देता है पेप्सिन एंजाइम। और दोस्तों रेनिन एंजाइम बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं और वयस्कों में रेनिन एंजाइम कम स्रावित होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। और रेनिन एंजाइम क्या करता है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को वो परिवर्तित करता है केसीन और दही में। म्यूकस एंजाइम का ये काम होता है कि HCl की अधिकता से पेट को बचाता है म्यूकस एंजाइम। इसके बाद दोस्तों भोजन चला जाता है हमारे आंत में, और आंत 2 प्रकार की होती है, एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत दोस्तों 6 से 7 मीटर लंबी होती है और यहाँ पर दोस्तों भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण भोजन का अवशोषण हो जाता है। और दोस्तों छोटी आंत 3 भाग में बटी होती है। पहला भाग दोस्तों होता है ग्रहणी, दूसरा भाग होता है दोस्तों मध्यांत्र और दोस्तों तीसरा भाग होता है आपका शेषांत्र। तो दोस्तों ग्रहणी से हमारा हमको नाम से स्पष्ट है कि जैसे हमारे भारतवर्ष में ग्रहणियां काम ज्यादा करती हैं, इसी प्रकार से ग्रहणी खाने का पूर्ण पाचन कर देती है और ज्यादा काम भी ग्रहणी करती है। तो खाने का पूर्ण पाचन आंत के ग्रहणी भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में हो जाता है और ग्रहणी द्वारा भोजन को पचाने में ज्यादा काम किया जाता है। इसके दोस्तों भोजन जो है मध्यांत्र में जाता है और दोस्तों मध्यांत्र में रक्त का संचार होता है और फिर भोजन शेषांत्र में जाता है और दोस्तों शेषांत्र में पचाए हुए भोजन की हमें ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा का अवशोषण शेषांत्र में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में शीकम होता है। पहले पाया जाता है बड़ी आंत में शीकम और शीकम बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ता है। शीकम बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ता है और दोस्तों सेल्यूलोज का पाचन सीकम में हो जाता है। सेल्यूलोज का पाचन सीकम में हो जाता है और उसके बाद जाता है भोजन कोलन में और कोलन में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है और जो कि प्रोटोजोआ, कोलन में प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की अधिकता होती है। अगर हम ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं तो प्रोटोजोआ हमारे कोलन को खाना शुरू कर देता है, तो हमें पेचिस की भी शिकायत हो जाती है। तो आंतरिक रस को समझते हैं कि आंत में कौन से एंजाइम के माध्यम से भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो पाता है और पाचन हो पाता है। आंत से 7 लीटर
आंतरिक रस निकलता है, हम देखें कि इरेक्सिन जो एंजाइम है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद दोस्तों अर्जिनेस एंजाइम अर्जिनीन में परिवर्तन, माल्टेज एंजाइम का माल्टोज में परिवर्तन, सुक्रेज एंजाइम का सुक्रोज में परिवर्तन हो जाता है, लैक्टेज एंजाइम का लैक्टोज का पाचन लैक्टेज एंजाइम के माध्यम से हो जाता है, लाइपेज एंजाइम वसा का अपघटन करता है। तो इस प्रकार से जो एंजाइम आंत में निकलते हैं उसका पूर्ण रूपेण छोटी आंत में पाचन भोजन का हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों आज पूरी ये कंप्लीट क्लास रही पाचन तंत्र की। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।